आज तुम किसी हेलन नामी लड़की से मिले थे। जैकलिन मुझसे मुखातिब हुई और मैं संभल कर बैठ गया। मैंने हैरत जाहिर करते हुए कहा, जी हाँ, लेकिन ये बात आपको कैसे मालूम हुई? जैकलिन ने कहा, उसका ताल्लुक एक ऐसे महकमे से है जो जौहरी हथियारों से मुतल्लिक है। मैंने कहा, ओह, मगर उसने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की जिससे ये जाहिर होता कि उसका ताल्लुक जौहरी। वो बोली, मैं अपने महकमे के उस शोबे से ताल्लुक रखती हूँ जिसका काम अमेरिका के जौहरी हथियारों और उससे मुतल्लिक इदारों के अरकान की हिफाजत करना है। ऐसे तमाम लोगों की हिफाजत और निगरानी की जाती है, और जो शख्स भी इन महकमों के किसी मुलाजिम से करीब होने की कोशिश करता है, हम उसके खिलाफ तहकीकात करते हैं। मैंने कहा, आपकी कही हुई हर बात मेरे लिए इंकिशाफ है, लेकिन क्या ये जातियात में मुदाखलत के मुतरादिफ नहीं? जैकलिन ने कहा, इन इदारों के मुलाजिमीन को पहले ही आगाह कर दिया जाता है कि उन्हें किन शराइत के तहत मुलाजिमत करनी होगी। मैंने कहा, ठीक है, इस बात से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अब हमारे खिलाफ तहकीकात की जाएंगी। जैकलिन बोली, जाहिर है। मैंने एहतजाजी अंदाज में कहा, लेकिन मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि उसका ताल्लुक किस महकमे से है। जैकलिन ने बेतासुर लहजे में कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा, लेकिन मैंने दानिस्ता उसके करीब होने की कोशिश भी नहीं की थी। जैकलिन ने पहले से अंदाज में कहा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हैरत से कहा, फिर किस चीज से फर्क पड़ता है? वो बोली, तुमने उससे करीब होने की जो कोशिश की थी वो इंतहाई बचकाना थी। हेलन जैसी ना तजुर्बाकार लड़की तुम्हारे झांसे में आ सकती है, मैं नहीं। मैंने हैरत से मुंह फाड़ कर कहा, ये आप क्या कह रही हैं मैडम? मिस हेलन का पर्स गुम हो गया था। मैंने तो उनकी मदद करने की कोशिश की थी, मुझे क्या मालूम था कि उसके खमियाजे के तौर पर मुझे ये इल्जाम। जैकलिन ने कहा, उसका पर्स तुम्हारे साथी ने गायब किया था, उस साथी ने जो बराबर वाले कमरे में ठहरा है और जिसका कद छोटा है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। आखिर उसे ये सारी बातें कैसे मालूम हो गई? मगर मैंने अपने चेहरे से कुछ जाहिर न होने दिया। मैंने कहा, यह कतई बेबुनियाद इल्जाम है, मैं एहतजाज करता हूँ। वो बोली, तुम एक तयशुदा मंसूबे के तहत हेलन को करीबी पार्क में ले गए जहां तुम्हारा साथी पहले से मौजूद था। तुमने हेलन का पर्स उसके पास से बरामद करा दिया ताकि उसकी हमदर्दियां हासिल कर सको। मैंने कहा, न मुझे मालूम था, न मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ काम करती है, और ये तो मुझे अब भी नहीं मालूम कि जहाँ वो काम करती है वहाँ उसकी हैसियत क्या है। इसके बावजूद मुझे इस किस्म के इल्जामात का सामना करना पड़ रहा है। वो बोली, जौहरी तवानाई के किसी इदारे में काम करने वाला चपड़ासी भी बड़ी अहमियत का हामिल होता है, मिस्टर एलन ग्राहम। हेलन तो फिर महकमे की डायरेक्टर की पर्सनल सेक्रेटरी है। मेरे होंठ सीटी बजाने के अंदाज में सुकड़ गए। ओह, मगर आपने ये बात मुझे क्यों बताई है? वो बोली, दुनिया जानती है कि मिस्टर ग्रे होल्डिंग उस महकमे के डायरेक्टर हैं और हेलन उनकी पर्सनल सेक्रेटरी है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है और हेलन की तकर्री हाल ही में हुई है। मैंने कहा, ठीक है, लोग जानते होंगे, मगर मुझे मालूम नहीं था। अब आपने बता दिया तो मालूम हो गया, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? वो बोली, तुम किसी बड़े चक्कर में मालूम होते हो, वरना हेलन से तारुफ हासिल करने के लिए इतने पापड़ न बेलते। मैंने कहा, आप काफी देर से मुझ पर इल्जामात आयद किए जा रही हैं और मैं बर्दाश्त किए जा रहा हूँ। क्या आप अपने लगाए हुए किसी इल्जाम का सबूत भी पेश कर सकेंगी? वो बोली, तुम्हारा साथी हेलन के बराबर वाली मेज पर था। जो शख्स लड़खड़ा कर गिरा था वो भी तुम्हारा साथी था। क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो? मैंने कहा, ये एक हकीकत है जिससे होटल का स्टाफ बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। मुझे क्या जरूरत है कि मैं हकायक की तरदीद करूं? वो बोली, तुमने ये सारा चक्कर इसीलिए चलाया था कि लोगों की तवज्जो एक जानिब मबसूल हो जाए और तुम्हारे दूसरे साथी को पर्स उड़ाने का मौका मिल जाए। मैंने कहा, इस जगह से इल्जाम तराशी की हुदूद शुरू हो जाती है। क्या किसी शख्स ने उसे ये हरकत करते देखा था? जैकलिन ने नफी में सर हिलाया। बोली, नहीं, उस वक्त हमारे आदमियों तक की निगाहें चुक गईं, वरना उसे रंगे हाथों पकड़ लिया जाता। मैंने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। वो लोग बड़े मुस्तैद मालूम होते थे। अगर मुझे जरा सा भी शुबा हो जाता कि जौहरी तवानाई के मुलाजिमीन की इतनी कड़ी निगरानी की जाती होगी तो मैं हरगिज हेलन से मुतारिफ होने के लिए इतना मखदूश तरीका ना इस्तेमाल करता। लेकिन किस्मत यावरी कर रही थी कि हम बच गए, वरना कम से कम बर्ड तो जरूर पकड़ा जाता। मैंने कहा, तब तो ये इल्जाम तराशी ही हुई। जब तक कोई चश्मदीद गवाह न हो ये बात इतने यकीन से कैसे कही जा सकती है? जैकलिन ने कहा, उसके बाद तुम हेलन को पार्क ले गए। वहां तुम्हारा ये पस्ता कामत साथी पहले से मौजूद था। तुम्हें देखते ही वो पर्स फेंक कर भाग खड़ा हुआ। मैंने संजीदगी से कहा, मैडम जैकलिन, तुमने हेलन की जबानी वाकयात सुने, यहाँ आकर होटल से मालूमात हासिल की, और जब तुम्हें मालूम हुआ कि मेरा एक साथी पस्ता कामत भी है तो तुमने महज अंदाजे से एक कहानी तरतीब दे दी। वो बोली, मैं कह चुकी हूँ कि जौहरी तवानाई के महकमे के मुलाजिमीन की निगरानी की जाती है। जो कुछ मैंने कहा है वो मेरे आदमियों की फराहम करदा मालूमात के मुताबिक है। मैंने कहा, तब भी ये बात कतई अहमकाना मालूम होती है कि तुम हमारे पास आकर हमें सारी मालूमात फराहम कर रही हो। होना तो ये चाहिए था कि हमारे बारे में पूरी तरह से तफ्तीश की जाती। जैकलिन ने खुश्क लहजे में कहा, हम तुमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि हमें कब क्या करना है। मैंने कहा, इल्जाम तराशियां बहरहाल बर्दाश्त नहीं की जा सकती।
अगर पार्क में तुम्हारे आदमी मौजूद थे तो उन्हें चाहिए था कि उस उचक्के को पकड़ लेते। वो बोली पार्क तारीख था और इसी तारीकी से फायदा उठाकर वो फरार होने में कामयाब भी हो गया, वरना हम तुम्हें देखते। मैंने कहा अगर तुम्हें शुबा था कि वो मेरा साथी है तो तुम्हारे आदमियों को चाहिए था कि वापस होटल पहुंच जाते और उसे होटल में दाखिल होते वक्त पकड़ लेते। जैकलिन ने कहा उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो तुम्हारा साथी भी हो सकता है, वरना यही किया जाता। मैंने कहा गोया तुम्हें यकीन है कि हम जौहरी हथियारों के हवाले से किसी किस्म की तखरीबी सरगर्मी में मुलव्विस हैं। जैकलिन ने बड़ी साफ गोई से कहा हाँ, या तो तुम खुद किसी चक्कर में हो या फिर किसी के एजेंट हो। मैंने कहा तब तो हम निहायत अहमक हैं, इस तरह खुले बंदों अपनी नुमाइश करते फिर रहे हैं। क्या तमाम एजेंट ऐसे ही होते हैं मैडम जैकलिन? वो बोली एजेंट हर तरह के हो सकते हैं, लेकिन यही एक बात तुम्हारे हक में जाती है, कोई भी एजेंट अपने हाथ पैर बचाकर काम करता है। मैंने खुश होकर कहा चलो इतना तो हुआ कि हम गद्दारी जैसे संगीन इल्जाम से बरी करार पाए। वो बोली ना तुम उस इल्जाम में मुलव्विस हुए थे और ना ही बरी करार दिए गए हो, तुम पहले भी मशकूक थे, अब भी मशकूक हो। मैंने पेशानी मसलते हुए कहा मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, आपकी आमद का मकसद तक समझ में नहीं आया। जैकलिन ने कहा मैं अपने शोबे की इंचार्ज हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे शोबे की कारकर्दगी पर कोई हर्फ आए। मैंने कहा इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं निकलता कि आप बाइज्जत शहरियों पर इल्जाम तराशी करती फिरें, इस तरह तो आपके शोबे की कारकर्दगी पर हर्फ जरूर आएगा। वो बोली मेरे काम करने का अंदाज जरा मुख्तलिफ है, मैं पानी के सर से ऊंचा होने का इंतजार नहीं करती, हर फितने का सर इब्तिदा ही में कुचल देने की कायल हूँ। मैंने कहा आज का वाकया मेरे लिए बहुत तल्ख साबित हुआ है और मैंने तहैया कर लिया है कि आइंदा अगर कोई मर भी रहा होगा तब भी दखल अंदाजी नहीं करूंगा। जैकलिन बड़े गौर से मुझे देखने लगी, बोली मुझे इससे कोई गरज नहीं कि आइंदा तुम क्या करोगे, लेकिन इस मामले में हर चीज तुम्हारे खिलाफ है। ये जरूरी नहीं है कि तुमने खुद ही कोई साजिश की हो, ये भी तो हो सकता है कि तुम नादानिस्तगी में किसी के आलाकार बन गए हो, तुम्हें असल हालात से बेखबर रखा गया हो। मैंने बेबसी से कहा मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं मैडम, मैं किसी बात से वाकिफ नहीं हूँ। जैकलिन ने कहा जब तुम्हारा साथी गिरा था तो तुम्हारा फितरी रद्द-ए-अमल ये होना चाहिए था कि आगे बढ़कर उसे संभालते, लेकिन उसके बरक्स तुम हॉल में एक दूसरे से अजनबी बने रहे। मैंने कहा आप किस किस्म के तज्जिए कर रही हैं? वो फौरन ही उठ गया था, जरूरत पड़ती तो मैं यकीनन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता, लेकिन उसे जरूरत थी ही नहीं। वो बोली इस वाक़े से कबल तुम तीनों हॉल में मौजूद थे, फिर अजनबियों की तरह उठकर बाहर चले गए और उसके थोड़ी देर बाद तुम लोग फिर बारी बारी हॉल में दाखिल हुए। क्या इससे भी तुम्हें इनकार है? मैंने कहा मैं इस बात से लाइल्म हूँ, मैं जरूर हॉल से बाहर गया था, लेकिन अपने साथियों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। जैकलिन सोफे से उठकर खिड़की की तरफ गई और पर्दा खिसकाकर बाहर झांकने लगी। चंद लम्हे बाद पलट कर बोली तुम शायद अभी तक इसी उधेड़बुन में हो कि मैं यहाँ क्यों आई थी। मैं खामोशी से उसे देखता रहा और तहजीब तो उसकी मौजूदगी के दौरान खामोश तमाशाई बनी ही रही थी। जैकलिन ने कहा मैंने तुमसे कहा था कि मैं फितने को इब्तिदा में ही कुचल देने की कायल हूँ। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि हम लोग कितने मुस्तैद हैं। अगर तुम किसी चक्कर में हो तो कामयाब नहीं हो सकोगे। वो ठीक कह रही थी, वो लोग वाकई बेहद मुस्तैद थे। गो कि मुझे इस बात का अंदाजा जरा देर से हुआ लेकिन हो गया था। मैंने कहा तुम हमारे खिलाफ तफ्तीश क्यों नहीं करती? होटल के रजिस्टर से तुम्हें हमारे बारे में तमाम जरूरी मालूमात हासिल हो जाएंगी। वो बोली वो सारी मालूमात पहले ही हासिल कर ली गई हैं, लेकिन उनके बारे में तफ्तीश करने से क्या हासिल होगा? किसी की नीयत के बारे में तो पता नहीं चलाया जा सकता। मैंने कहा क्या इसका मतलब मैं ये लूं कि तुम मुझे हेलन से दूर रहने के लिए कह रही हो? जैकलिन ने कहा तुम में जरा सी भी अक्ल होगी तो खुद ही सब कुछ समझोगे, इसलिए मैंने हर बात तुम्हें गोश गुजार कर दी है। हालात और वाकयात की रोशनी में तुम्हारी पोजीशन बहुत खराब है। मैंने कहा मुझे अंदाजा हो गया है, लेकिन कल शाम हेलन यहाँ आएगी और डिनर मेरे साथ ही करेगी। मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? उससे वादा जो कर चुका हूँ। जैकलिन ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा मुझे मालूम है, मैंने तुम्हें तंबीह कर दी है, अब तुम जो भी करोगे अपनी जिम्मेदारी पर करोगे। मैंने कहा आपको हमारी तरफ से खतरा नहीं होना चाहिए मैडम, ज्यादा से ज्यादा 2-3 रोज में हम वॉशिंगटन से चले जाएंगे। वो दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए यकलख्त रुक कर मुड़ी। खतरा? उसके पतले होंठों पर बड़ी सफाक मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। बोली खतरे में तो तुम खुद हो, अपनी फिक्र करो। तहजीब ने उसके बाहर निकलते ही कहा बड़ा बेहुदा तरीकाकार है इस औरत का। लेकिन उसकी बात का जवाब देने की बजाय मैं झपट कर दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोलकर बाहर झांका। जैकुलिन लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। राहदारी के दोनों सिरों पर 2 अफराद नजर आए जो बड़े गैर मुतल्लिक अंदाज में खड़े थे, लेकिन मैंने एक ही नजर में अंदाजा कर लिया कि वो हमारी निगरानी कर रहे हैं। जैकलिन लिफ्ट में सवार हो गई और मैं कमरे में वापस आ गया। मैंने तहजीब से कहा वो तन्हा नहीं आई थी, उसके 2 हरकारे अब भी राहदारी में मौजूद हैं। तहजीब ने कहा और भी होंगे, 2 तो सिर्फ राहदारी में नजर आए हैं,
इस वक्त तो पूरा होटल इनके घेरे में होगा। मैंने कहा इन लोगों के काम करने का अंदाज तो यही है, खतरा खा कितना ही कम क्यों ना हो, एहतियाती तदाबीर के तौर पर घेराव जरूर करते हैं। तहजीब ने कहा इस औरत जैकुलिन का तरीका तफ्तीश अहमकाना नहीं है। हमसे मालूमात हासिल करने की बजाय हमें मालूमात फराहम करके चली गई। मैंने कहा उसका अपना अंदाज है, हम भला इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, लेकिन यकबयक हमारे लिए बेहद दुश्वारियां पैदा हो गई हैं। न चाहते हुए भी हम उनकी नजरों में आ गए हैं। तहजीब ने कहा मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर इन लोगों की मुस्तैदी का यही आलम है तो फिर हारूत राबील ने फॉर्मूले कैसे चोरी करवाए होंगे। मैंने कहा इसी एक बात से अंदाजा कर लो कि वो किस पाए का आदमी है। बहरहाल हम उससे अपना मुआवजा नहीं कर सकते, इसलिए कि जो मुराद उसे यहाँ हासिल हैं हम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तहजीब ने कहा बड और जाहिर को होशियार करना जरूरी है अली, कहीं बेखबरी में वो कोई नुकसान न उठा जाए। मैंने कहा तुम क्या समझ रही हो कि उन लोगों ने उन्हें छोड़ दिया होगा? जिस तरह हमसे पूछगिछ की गई है उसी तरह उनसे भी हकीकत उगलवाने की कोशिश जरूर की गई होगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी और बड अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ जाहिर भी था और उन दोनों के चेहरों पर सरासीमगी के आसार थे। उनकी ये हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा क्या हुआ, तुम दोनों हवास बाख्ता क्यों हो? बड ने कहा खतरा चीफ, हम CIA की नजरों में आ गए हैं। मैंने बेपरवाही से कहा वो तो आना ही था, कब तक उनकी नजरों से बच सकते थे? वो बोला तुम्हें अंदाजा नहीं है चीफ कि हम किस किस्म के खतरे से दो चार हैं। हमारे पास 2 आदमी आए थे और हमसे तरह तरह के सवालात करते रहे। जाहिर ने कहा जी हाँ जनाब। उनका अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें यकीन हो कि हेलन के सिलसिले में हमने सोची समझी स्कीम पर अमल किया है। मैंने कहा अगर हमें पहले से मालूम होता कि हेलन की निगरानी हो रही है तो हम मोहतात रहते। बेखबरी के सबब हम सब ही उनकी नजरों में आ गए हैं। तहजीब बोली और उनकी जहानत की भी दाद देनी पड़ती है, उन्होंने बिल्कुल सही नताइज अखज किए हैं। बड ने हैरत से कहा तुम लोग तो इस तरह बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें उनके बारे में इल्म है। मैंने कहा हाँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर उन लोगों ने तुम दोनों से पूछगिछ की है तो क्या हमें बख्श दिया होगा? बड ने कहा मुझे हैरत है चीफ, अगर उन्हें हम पर किसी किस्म का शुबा था तो वो हमें इस तरह क्यों छोड़ गए, गिरफ्तार क्यों न कर लिया? मैंने कहा उनका मकसद ये मालूम होता है कि अगर हमारे अज़ाइम तखरीबी हैं तो हम उनसे बाज आ जाएं। इसके अलावा ये कि उनके पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, वरना इस वक्त हम सलाखों के पीछे होते। जाहिर ने कहा फिर अब हम क्या करें, हमें अपना मिशन अधूरा ही छोड़ना होगा। मैंने कहा नहीं जाहिर, ये बुरा जरूर हुआ है कि हम सब उनकी नजरों में आ गए, लेकिन मिशन इतनी आसानी से अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता। वो बोला ठीक है चीफ, मिशन तो वाकई अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता, ताहम अब तरीक़ा कार में तब्दीली तो लाजिमन करना पड़ेगी। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, उनके पास चूंकि कोई सबूत नहीं है इसलिए मैं हेलन के सहारे ही आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। वो बोला क्या कह रहे हो चीफ, अगर उनके पास कोई सबूत नहीं है तो इस तरह तो हम उन्हें सबूत फराहम कर देंगे। मैंने कहा अव्वल तो मेरी और हेलन की मुलाकात से वो कोई सबूत हासिल नहीं कर सकेंगे, ताहम अगर तुम्हारी बात मान भी ली जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि दूसरा कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए। बड ने मुस्कुरा कर कहा वही जो अब तक करते आए हैं, मेकअप तब्दील करके यहाँ से भाग निकलते हैं, किसी और होटल में ठहरेंगे। तहजीब ने कहा ये तो अहमकाना तजवीज़ है, अगर हम उन लोगों को जुल देकर निकल भी गए तो इससे 2 खराबियां पैदा होंगी, हम पर उनका शुबा यकीन में बदल जाएगा और फिर कोई दूसरा जरिया तलाश करने में मजीद वक्त बर्बाद होगा। बड ने कहा हमारे गायब होने के बाद अगर उनका शुबा यकीन में बदल गया तो इससे हमें क्या नुकसान पहुंचेगा, हम तो उन्हें मयसर होंगे नहीं कि वो हमें कोई नुकसान पहुंचा सके। तहजीब ने संजीदगी से कहा हालात बदल गए हैं बट पहले की बात और थी, हम किसी की नजरों में आए नहीं थे, अब हमारी बाकायदा निगरानी की जा रही है। और फिर ये भी तो सोचो कि अगर उन्हें हम पर किसी किस्म का शुबा था तो उन्होंने हमें उससे मुत्तला क्यों कर दिया, खामोशी से भी तो हमारी निगरानी की जा सकती थी। बट ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा अहमक लोग हैं, हम पर अपनी मालूमात का रोब डालना चाहते हैं। तहजीब ने कहा उन्हें अहमक कह देने से काम नहीं चलेगा बट हमारे मुकाबले पर दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम है, उनके उठाए हुए किसी भी कदम को अहमकाना करार नहीं दिया जा सकता। ये लोग कोई भी कदम उठाने से पहले उसका हर जाविये से जायजा लेते हैं और पूरी तरह मुतमईन होने के बाद ही किसी मंसूबे पर अमल पैरा होते हैं। उनके मुकाबले पर अगर जरा सी भी हिमाकत की तो इसके बदतरीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। मैंने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। तहजीब की कही हुई हर बात से मैं पूरी तरह मुत्तफिक था, लेकिन बड बहस करने पर आमादा था। कहने लगा आप उनसे मरूब मालूम होती हैं मैडम, तभी इस किस्म की बातें कर रही हैं। CIA में भी हमारी तरह के ही लोग होते हैं, वो कोई आसमानी मखलूक तो नहीं होते कि उनसे गलती सरजद नहीं हो सकती। अब यही देख लीजिए कि बगैर किसी सबूत के उन्होंने हम पर चढ़ाई करके जबरदस्त गलती की है। तहजीब ने कहा मैं पूरी तरह तो नहीं बता सकती कि उन्होंने किस किस पहलू को पेश नजर रखा होगा, लेकिन 2 मोटी मोटी बातें ऐसी हैं जो वाज़े तौर पर समझ में आती हैं। इस बात का इम्कान था कि हम चारों में से कोई एक बौखला कर किसी किस्म का एतराफ कर बैठता।
अगर ऐसा हो जाता तो उनकी चांदी हो जाती, लेकिन अगर ऐसा न भी होता तो भी ये बात बहरहाल तय थी कि हम लोग बौखला जरूर जाएंगे। बौखलाहट में आदमी औंधी सीधी हरकतें करता है और उसका गिरफ्त में आना आसान हो जाता है। चुनाचे हम में से किसी ने कोई एतराफ नहीं किया, इसलिए अब उनकी पूरी तवज्जो इस बात पर मरकूज होगी कि हमसे कोई गलती हो और वो हमको फांस लें। बड ने हट धर्मी से कहा, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। मैंने कहा, हम किसी तखरीबी सरगर्मी में मुलव्विस नहीं हैं बड, और न ही हम ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं जिसकी बिना पर हमें गिरफ्त में लिया जा सके। लिहाजा हमें मुतमईन रहना चाहिए। आखिर कल शाम हेलन भी तो यहाँ आएगी। बड ने कहा, और अगर उन्होंने हमारे बारे में तफ्तीश शुरू कर दी तो हमारा सब कुछ तो फर्जी है, क्या हम फंस नहीं जाएंगे? मैंने कहा, इस मामले में सिर्फ यही एक पहलू कमजोर है और मैं इसी की तरफ से तशवीश में मुब्तला हूँ, लेकिन इसकी भी दो सूरतें हैं। एक तो ये कि हम पहले से खौफजदा होकर भागने की कोशिश करें और पकड़े जाएं। दूसरी सूरत यह है कि हम चांस लें। मुमकिन है हमारे बारे में तफ्तीश न की जाए। मेरे ख्याल में दूसरी सूरत ज्यादा बेहतर है। जाहिर ने कहा, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। हमें फौरी खतरा तो नहीं है जिससे घबराकर हम कोई उल्टी सीधी हरकत करके खुद को फंसा लें। बड ने कहा, लेकिन अगर उन्होंने तफ्तीश कर ही डाली तो हमारी क्या पोजीशन होगी? क्या हम चूहों की तरह नहीं घेर लिए जाएंगे? मैंने कहा, उस सूरत में हम मुकाबला करेंगे बड। बचत का तो कोई रास्ता यूं भी नहीं है। जब खतरा सर पर आ ही जाएगा तभी हाथ पैर मारेंगे। बड ने कहा, ठीक है चीफ, अगर तुम मरवाही देने पर तुल गए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, और अब तो कमरे तक ही महदूद हो जाना पड़ेगा। मैंने हैरत से कहा, क्यों? कमरों तक महदूद होकर रह जाने में क्या मसलहत कार फरमा है? वो बोला, हमारी निगरानी हो रही है चीफ। अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो हमारा ताकुब शुरू कर दिया जाएगा। मैंने कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है, उन्हें ताकुब करने दो। तुम कोई गलत काम करोगे नहीं तो फिर उनसे डरने की क्या जरूरत है? बड ने खुश होकर कहा, खुश रहो चीफ, मैं तो समझा था कि खैर अब मैं होटल की तफरीहात में हिस्सा ले सकता हूँ। मैंने कहा, न सिर्फ होटल की तफरीहात बल्कि पूरे वाशिंगटन में जहाँ चाहो घूमो फिरो, जी भर के ऐश करो, मेरी तरफ से पूरी आजादी है तुम्हें। बड ने हकला कर कहा, क्या कह रहे हो चीफ? क्या ये सब कुछ सरकारी तौर पर होगा? नहीं, तुम शायद मुझसे मजाक कर रहे हो। मैंने चंद बड़े नोट बड की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं संजीदा हूँ बड, निगरानी करने वाले कहीं बोर न हो जाएं, लेकिन खबरदार उन्हें डॉज देने की कोशिश मत करना। बड ने नोट जेब में ठूंसते हुए कहा, आज तो तुमने दिल खुश कर दिया चीफ, दिल से दुआएं निकल रही हैं, अल्लाह तुम्हें जुड़वा बच्चों। मैंने कहा, ये रियायत तुमसे किसी वक्त वापस भी ली जा सकती है, लिहाजा जल्द अज जल्द मेरी नजरों से दूर हो जा। बर्ड उछल कर खड़ा हो गया, बाप रे बाप, और झपट कर कमरे से निकल गया। जाहिर को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए कहा, मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या मुझे भी शहर नवर्दी करनी पड़ेगी? मैंने कहा, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम कहीं जाना चाहो तो तुम पर भी कोई पाबंदी नहीं। वो बोला, नहीं जनाब, बाहर जाने का मेरा कतई कोई मूड नहीं है। मैंने कहा, ठीक है, जो कुछ चाहो करो, लेकिन ये बात जहन से निकाल दो कि हम किसी गैर मामूली सूरत हाल से दो चार हैं। जाहिर ने कहा, ये तो मैं समझ चुका हूँ जनाब कि हमें सब कुछ मामूल के मुताबिक करना है। ये कहकर जाहिर भी कमरे से चला गया।